आपके बीच मुख्य अतिथि माननीय भरत गांधी साहब आपके बीच मौजूद हैं। अपने संचालक के साथियों, भरत गांधी जिंदाबाद 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 वोटरशिप जिंदाबाद 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 वोटरशिप गठबंधन जिंदाबाद 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 वोटर पेंशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो हर वोटर को पेंशन दो वरना अपनी पेंशन लो जो वोटर को नोट नहीं दो नेता को वोट नहीं वोटर पेंशन भीख नहीं ये अधिकार हमारा है भीख नहीं अधिकार चाहिए जीवन का आधार चाहिए अर्थ गुलामी की जंजीरें वोट डालना ठानी है जिस वोटर का खून न खोले खून नहीं वो पानी है राजनीति का करो सुधार जिससे जग का हो उद्धार राजनीति का करो सुधार जिससे जग का हो उद्धार मशीन मजूरी सब में बांटो अमीर गरीब की खाई बांटो मशीन मजूरी सब में बांटो अमीर गरीब की खाई बांटो और दूसरे प्रदेशों से आए हुए तमाम कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण और हमारे निष्ठावान स्वतंत्रता सेनानीगण, इस दुनिया में कभी कभी ऐसा लगता है कि पुराने हथियारों से हमारा काम नहीं चलता, तो हमें नए हथियार बनाने पड़ते हैं। हमारे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में जिन जिन देशों में लोकतंत्र कायम किया गया, उन सभी देशों में एक साझापन दिखाई पड़ता है, एक खासियत दिखाई पड़ती है कि जहां जहां लोकतंत्र लागू हुआ, उस सरकारों ने, उन देशों की संसद ने, उन देशों की अदालतों ने केवल अमीर लोगों को अमीर इंसान माना, लेकिन गरीब लोगों को बैल माना। और ये जो बैल मानने की आदत है, मैं जब ये कहता हूं कि इस देश का हर नागरिक जो 18 साल से ऊपर का हो गया, वो इस देश का मालिक है, तो हमारे देश में जितने बड़े बड़े विद्वान हैं, सब कहते हैं कि ये बात सही है कि देश के नागरिक, देश के वोटर देश के मालिक हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि मालिक होने का अर्थ क्या है? क्या इस देश की जमीन पर, इस देश के मकान पर, इस देश की दुकान पर, इस देश के खेत और खलिहान पर इन वोटरों का अधिकार दिया गया? तो हमारे देश के विद्वान कहते हैं कि हां, इनको मालिकाना हक है, लेकिन ये उसी तरह का मालिकाना हक है कि अगर मैं आपके घर आऊं तो आप शिष्टाचार में ये कह देंगे कि गांधी जी आप मेरे घर आए हैं, इस घर को आप अपना ही घर समझिए। शिष्टाचार में हर आदमी कह देता है अपने मेहमान को अपना ही घर समझिए, लेकिन क्या आप कह देंगे तो आपका घर भरत गांधी का घर हो जाएगा? क्या आपका घर भरत गांधी का घर तब बनेगा, आपका खेत भरत गांधी का खेत तब बनेगा, आपका खलिहान भरत गांधी का खलिहान तब बनेगा, आपकी दुकान और आपकी फैक्ट्री, आपका कारखाना भरत गांधी का कारखाना तब बनेगा जब उसकी तहसील में रजिस्ट्री करा के वो कागज भरत गांधी को सौंप दीजिए कि गांधी जी ये आपका मकान रहा। लेकिन जब तक आप रजिस्ट्री करा के कागज नहीं सौंपते, तब तक भरत गांधी आपके घर के, आपके खेत खलिहान के मालिक नहीं बन सकते। जिस तरह से शिष्टाचार में लोग कह देते हैं कि आप इस घर को अपना ही समझिए, उसी तरह 1947 में जब आजादी मिली तो जो लोग इस देश की कुर्सी पर बैठे, उन लोगों ने, उन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कहना चाहिए
मुझे दुख से कहना पड़ता है कि उन स्वतंत्रता सेनानियों ने यही कह दिया कि हे देश के 33 करोड़ वोटरों, इस देश को अपना ही देश समझो। शिष्टाचार में समझा दिया। इस देश के नागरिक शिष्टाचार में इस देश के नागरिक हैं। इस देश के वोटरों को इस देश की जमीन पर, इस देश के दुकान पर, इस देश के खलिहान पर, इस देश के कारखाने पर आज तक मालिकाना हक ना मिला। और मालिकाना हक जब नहीं मिला तो हम किस तरह के मालिक हैं? आज मैं जब संसद में सवाल उठाया, जब 137 सांसदों ने भारत की संसद में हमारी याचिका पेश की और उनको ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि भारत में जितने वोटर हैं वो सभी वोटर इस देश की सारी संपत्ति, सारा खेत खलिहान देश के वोटरों का है। लेकिन चूंकि खेत खलिहान, इस देश का मकान दुकान बराबर बराबर नहीं बटी। जब बराबर नहीं बटी तो जिनके पास ज्यादा है वो लोग उन लोगों को किराया दें जिनके पास कम है। आप लोग पीछे नहीं देखें, ये यहाँ का रोज का ड्रामा है। वो लोग जाते हैं, ड्रामा करते हैं, पीछे आते हैं, पुलिस खाल रोक देती है। ये यहाँ रोज चलता, आप लोग पहली बार देख रहे हैं। घबराइए नहीं, बात सुनिए, वहां कुछ नहीं होना। जो बैठे रहते हैं पुलिस उनको नहीं छेड़ती, जो पुलिस से लड़ने जाते हैं उनको पुलिस दौड़ाती है। ये आंख मिचौनी के खेल रोज चलता है यहाँ। ये ऐसा बाजार है, इसमें घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो इस देश में हुआ ये कि जिन लोगों के पास जमीन कम है, जिन लोगों के पास दौलत कम है, वो लोग मालिक हैं। और जिनके पास दौलत ज्यादा है, जिनका मकान बड़ा है, जिनकी दुकान बड़ी है, जिनकी फैक्ट्री बड़ी है, जिनका कारखाना बड़ा है, वो जिनके पास ज्यादा दौलत है वो कम दौलत वालों के किराएदार हैं, वो उस दौलत के मालिक नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किसी एक आदमी के अगर 5 बच्चे हैं और 10 बीघा खेती है तो एक बच्चे के हिस्से 2 बीघा से ज्यादा आएगा कि कम आएगा? 2 बीघा आएगा। अगर 10 बीघा खेत है तो बाप जब मरेगा तो बच्चों में खेत बराबर बराबर बटेगा कि नहीं? बराबर बराबर बटेगा। लेकिन अगर कोई बेटा 5 बीघा रख ले तो वो 3 बीघा का मालिक हुआ कि बटाईदार हुआ? वो 3 बीघा का बटाईदार हुआ। और वो बटाई किसको देगा? जिनके पास जमीन कम है, जिन भाइयों के पास, वो खेती करे, लेकिन जब उसकी फसल कटे तो बटाई के तौर पर उन भाइयों को उसे बांटना पड़ेगा जिनके पास खेत कम है। और आगे आइए। इसी प्रकार इस देश में औसत आमदनी जो लोग नहीं कमाते, जिनके पास औसत संपत्ति नहीं है, उन लोगों को किराया मिलना चाहिए। और जिनके पास संपत्ति ज्यादा है वो लोग किराए देना चाहिए। हमने भारत की संसद में ये बात रखी है कि इस देश में जिनके पास संपत्ति कम है वो लोग किराया पाने के अधिकारी हैं और जिनके पास संपत्ति ज्यादा है उन लोगों को किराया देना होगा। और वो जो किराया है, सरकार वो किराया वसूले और वसूल करके देश के वोटरों के बैंक खाते में वो किराया उनके बैंक खाते में भेजे। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब मकान मालिक किराएदार के पास जाता है और महीने की पहली तारीख को किराया मांगता है तो क्या किराएदार उसे यह कह के लौटा सकता है कि तुम मेहनत नहीं करते हो, तुम काम नहीं करते हो और बिना काम के हम किराया नहीं देंगे? क्या किराएदार को यह कहने का अधिकार हो सकता है? नहीं हो सकता।
इसलिए वोटर पेंशन देने के लिए, वोटरशिप देने के लिए जो लोग ये कहते हैं कि हम उन्हीं को देंगे जो काम करेंगे, वो लोग मालिकाना का अर्थ समझते नहीं है। हमें उनको समझाना होगा। अगर वोटरों को बिना काम के वोटरशिप मिलना गलत है, तो इस देश के सारे मकान मालिकों को बिना काम के मकान का किराया भी मिलना गलत है, गलत है। अगर बिना काम के वोटरों को पेंशन मिलना गलत है, तो बिना काम के बैंकों से जिनको ब्याज मिलता है वो भी गलत है। अगर बिना काम के वोटरों को पेंशन मिलना गलत है, तो हम ये कहते हैं जितने बाप अपने बेटों को दौलत छोड़ के मरते हैं, उनके बेटों को फ्री में दौलत मिलना भी गलत है। ये सब गलत है। इसलिए मैं कहूंगा कि वोटर पेंशन का विरोध अगर करेंगे जो लोग, तो उत्तराधिकार कानून भी खत्म होगा, किराएदारी कानून भी खत्म होगा, और इस देश में किसी के पास औसत दौलत से न ज्यादा रहेगी ना कम रहेगी, तभी ये होगा। इसलिए जब मैं कहता हूं कि हमारे देश के सारे वोटरों को पेंशन मिलनी चाहिए, तो ये लोग कहते हैं कमाल की बात है। अरे आप अपने घर पर बैल पालें, अपने घर पे बैल पालें, और जब शाम हो जाए, रात हो जाए, तो एक आडोमास लीजिए। आडोमास एक दवाई होती है, क्रीम, जो मच्छर भगाती है। वो कहते हैं गांधी जी आप तो ऐसे बैलों के मालिक हो कि रात में जब बैलों को मच्छर काट रहे हैं, तो आप आडोमास क्रीम मच्छर वाली ले जाके बैलों के पैरों में चुपड़ रहे हो, बैलों के पैरों में चुपड़ रहे हो। ये कहते हैं कि अरे जैसे बैलों को मच्छर भगाने की जिम्मेदारी किसान की नहीं होती, उसी तरह इस देश के सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं होती कि देश के गरीबों को वोटर पेंशन दें। ये समझते हैं कि देश गरीब बैल हैं, ये केवल काम करने के लिए पाले गए हैं। मैं इसको देसी भाषा में कहता हूं कि ये आर्थिक मनवाद है। बस इसके बाद खत्म। ये आर्थिक मनवाद है जो ये समझता है कि गरीब के घर में पैदा होने वाला गरीब होगा और अमीर के घर में पैदा होने वाला अमीर होगा। ये सोच ही मनवाद है, यही सोच मनवाद है। जन्म के आधार पर सामाजिक विषमता, जन्म के आधार पर आर्थिक विषमता मनवाद है। हमारे देश में सामाजिक मनवाद के खिलाफ काफी कार्यवाही हुई है, लेकिन हमारे देश में आर्थिक मनवाद के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई है। इसलिए हम लोगों को ये आर्थिक आजादी की लड़ाई दोबारा से लड़नी पड़ रही है। मैं इसी नकली आजादी, इसी आजादी की नकली लड़ाई की वजह से हमारे देश में आरक्षण लागू किया गया। ये कहा गया कि हमारे देश में जो जातियां पिछड़ी हैं, उन पिछड़ी जातियों के बच्चों को नौकरी में आरक्षण मिलेगा। लेकिन 50 साल तक ये देखा गया, पूरे 60 साल तक हम लोगों ने ये देखा कि हमारे देश में जो लोग पिछड़ी जाति के हैं, उन पिछड़ी जातियों के अमीरों ने केवल आरक्षण का फायदा उठाया, लेकिन उन जातियों के गरीबों को आरक्षण का कोई लाभ आज तक नहीं मिला है। इसलिए हमने ये सवाल उठाया है, हम लोगों ने ये प्रश्न उठाया है कि जो पिछड़ी जातियां हैं, उनमें जो गरीब लोग हैं, उनका कोटा अलग से तय किया जाना चाहिए। अब अगर 100 कुर्सी निकलेगी, 100 डीएम बनेंगे, तो 100 डीएम में ये रिजर्वेशन होगा कि 100 में से 60 आदमी बीपीएल वाले हों, जो गरीब हो, गरीबों के 60 बच्चे डीएम बनने चाहिए, और जो मध्यम वर्ग के हैं लेकिन आयकर इनकम टैक्स नहीं देते, उनके 36 बच्चों को डीएम बनाया जाना चाहिए। और जो इनकम टैक्स देने वाले दलित हैं, इनके केवल 4 जनसंख्या है, ये 100 में से 4 हैं, तो 100 में से 4 डीएम की कुर्सियां इनके बच्चों को मिलनी चाहिए। हम लोगों ने इस तरह की बात शुरू की है और चाहते हैं आज इस मंच के माध्यम से
मैं इस मंच के माध्यम से बात उठाना चाहता हूं कि जिसके हक के लिए आरक्षण बना था, आरक्षण उनके झोली में जाना चाहिए। ये जो बीच में हड़प लिया इन दलित जातियों के और पिछड़ी जातियों के जो अमीर थे, इन्होंने जो आरक्षण को हड़प लिया, अब हमें पिछड़ी जाति के गरीबों को इनके अमीरों से आजादी दिलानी होगी और दलित जातियों के गरीबों को उनकी जातियों के अमीरों से आजादी दिलानी होगी। क्या डीबी लेना है, पैसे लेना है, दुनिया भर की बात। हमने ये बात भी उठाई है इस मंच के माध्यम से। इसके पहले भी मैं उठाता रहा हूं कि हमारे देश में भारत की संसद या जो प्रदेशों की विधानसभाएं हैं, इन सब लोगों में जितने भी सांसद और विधायक चुनाव जीतते हैं वो सारे अमीर लोग होते हैं। अब कोई गरीब आदमी, कोई साइकिल पे चलने वाला आदमी, कोई मोटरसाइकिल पर चलने वाला आदमी संसद नहीं जाता, विधानसभा नहीं जाता। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर शेर भारत की संसद में जाएंगे तो वो शेरों के लिए कानून बनाएंगे कि हिरणों के लिए कानून बनाएंगे? वो शेरों के लिए कानून बनाएंगे, वो हिरणों के लिए कानून नहीं बनाएंगे। इसलिए नहीं बनाएंगे कि शेर ये कभी नहीं कानून बनाएगा कि अब ये कानून बनाया जाता है कि शेरों को हिरण खाने का अधिकार समाप्त किया जाए। इस तरह का कानून शेर कभी नहीं बनाएंगे। हमारे देश में महंगाई बढ़ रही, हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, हमारे देश में घर घर में बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, पढ़ लिख करके बेकार घूम रहे। हमारे देश में गरीबी बेइंतहा है, हमारे देश में बेरोजगारी बेइंतहा है, हमारे देश में आर्थिक विषमता की खाई रोज चौड़ी होती चली जा रही है। एक तरफ अमीरों का जो वर्ग है वो हवाई जहाज से भी ऊपर जा रहा, लेकिन हमारे गरीबों की बैलगाड़ी भी उनको मैसर नहीं हो पा रही। ये जो खाई बढ़ रही है, इस खाई को खत्म करना होगा और ये खत्म तभी कर पाएंगे हम जब गरीबों की नेतागिरी गरीब करेंगे और अमीरों की नेतागिरी अमीर करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस देश में दलितों में जो लोग राजनीति कर रहे हैं, अमीर दलित केवल अमीर लोगों की राजनीति करें और गरीब दलितों की राजनीति गरीब दलित करेंगे। अमीर दलितों को राजनीति करने का अधिकार समाप्त किया जाना चाहिए। इसलिए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री मायावती जी से मैं कहना चाहता हूं कि मायावती जी आप ये फैसला करें कि आप अमीर दलितों की राजनीति करोगे कि गरीब दलितों की राजनीति करोगे। ये फैसला करना होगा, ये फैसला करना होगा। अगर अमीर दलितों की राजनीति करोगी तो पैसा तो मिलेगा, चंदा मिलेगा अमीरों से, लेकिन गरीबों का कंधा अब नहीं मिलेगा। अगर चंदा लेना है तो कंधा नहीं मिलेगा और कंधा चाहिए तो चंदा नहीं मिलेगा। एक चीज मिलेगी, दोनों चीज ना मिलेगी। माननीय भरत जानी, आप सोचते होंगे कि गठबंधन का मुखिया, गठबंधन का अध्यक्ष ये जेपी शास्त्री को क्यों बनाया गया? जेपी शास्त्री को इसलिए बनाया गया कि जेपी शास्त्री एक गरीब व्यक्ति है और गरीब दलितों की लड़ाई शुरू किए हैं। मैं चाहता हूं कि गरीब दलितों की राजनीति गरीब व्यक्ति करे, मायावती जैसा अमीर व्यक्ति को राजनीति करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं मायावती जी को कहता हूं कि अब आप दलित नहीं रही, अब आप अमीर हो गई हैं, राजनीति से संन्यास ले लीजिए इज्जत के साथ। इज्जत के साथ राजनीति से संन्यास ले लीजिए, नहीं तो कुंवारी मायावती जी समस्या खड़ी हो सकती है, समस्या वाकई खड़ी हो सकती है। आज तो मैं ये तो खाली अंगड़ाई है, हम लड़ाई भी शुरू कर सकते हैं, हम लड़ाई भी शुरू कर सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि इस मंच पर इस सभा में कितने
जितने लोग अनुसूचित जाति जनजाति की बिरादरी से यहाँ आए हैं वो लोग हाथ उठाएं। जो दलित बिरादरी से आए हैं, बहुत बढ़िया, बहुसंख्यक में हाथ नीचे करिए। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि जो लोग ये मानते हैं कि अब मायावती दलितों की राजनीति करना भूल गई है और अब वो दलितों के नेता नहीं रही, जो लोग ये मानते हैं वो हाथ उठा के दिखाएं, हाथ उठा के दिखाएं। बहुत बढ़िया, अब हाथ नीचे करिए। मायावती जी अपने खुफिया विभाग से जरा रिकॉर्ड करा लीजिए, रिकॉर्ड करा लीजिए, दर्ज करा लीजिए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लोग भूले नहीं कि जिन ब्राह्मणों को आपने पानी पी पी के गाली दिया, आज उन ब्राह्मणों के सिर पे बैठाया। इस देश के जितने थानेदार हैं सब ब्राह्मण बनाए। अगर ब्राह्मणों को सिर पे बैठाना सही है तो उनको गाली देना गलत था, और अगर गाली देना सही है तो सिर पे बैठाना गलत था। एक सही है। इसलिए मायावती जी ये दोगली जात राजनीति आप ही कहती थी, कांसीराम कहते थे कि दोगली राजनीति ऊपर की जाति के लोग करते हैं, लेकिन मायावती जी आपकी राजनीति क्या है? क्या ये दोगली नहीं है? क्या ये दोगली राजनीति नहीं है? इसलिए अब भरत गांधी आ गए, ये वोटरशिप गठबंधन आ गया है, चेतावनी है आज। ये तो केवल 5-10 दिन की तैयारी है। अगर हम तैयारी करेंगे तो सरकार को उखाड़ेंगे ही नहीं, सदा सदा के लिए जमीन में दफन भी कर देंगे, दफन भी कर देंगे। इसलिए मायावती जी गरीब दलितों के साथ जो आर्थिक अन्याय किए, आर्थिक बलात्कार किया, वो दलित कभी ना भूलेगा। और एक बात ध्यान रखना कि ये जो मूर्तियां आपने अपनी गड़वाई है, ये दलित बिरादरी जब ये साजिश को समझेगी तो इन मूर्तियों को उखड़वा के आटा बनवा के पिसवाएगी, आटा बनवा के पिसवाएगी और खाड़ के फेंक दी गर्जिया, कहीं पता ना चलेगा। ये समझ ले, इस देश में क्रांतियां हुई हैं, दुनिया का इतिहास समझिए। दुनिया में जिन लोगों ने जनता के साथ विश्वासघात किया, उनके साथ जनता ने क्या हश्र किया, ये इतिहास पढ़िए। और जिन गरीबों के साथ, जिन मजलूमों के साथ सदियों सदियों से जो लोग कोड़ा खाए, उन लोगों के साथ दगा किया मायावती जी आपने, उनके साथ दगा किया। अगर कोई ऊंची जाति का करता तो ये अपराध माफ करने लायक था, लेकिन हे माया, ये तो कबीर दास ने आज के 500 साल के पहले कह दिया था, लेकिन हम ना समझे, ये दलित ना समझे। कबीर दास ने 500 साल पहले कह दिया था कि माया तू ठगनी मैं जानी। कबीर दास ने 500 साल पहले कहा था कि माया महाठगनी मैं जानी। अरे कबीर दास तो जानी, लेकिन हमारे दलित भाई बहन ना जानी, ये ना जानी। अगर ये भी जानते तो ठगने के चक्कर में क्यों पड़ते? इसलिए मायावती जी वोटर पेंशन का समर्थन करो या फिर राजनीति से संन्यास लेने के लिए तैयार हो जाओ, या तो तैयार हो जाओ। हमारे मुलायम सिंह जी कहते हैं समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह जी समाजवादी कहते हैं अपने आप को। मैंने इसी लखनऊ में 7000 लोगों को बुलाया था मायावती से ये पूछने कि मायावती जी वोटर पेंशन का केवल प्रस्ताव पारित करा दीजिए, पैसा देने की जरूरत नहीं है, प्रस्ताव पारित करा के दिल्ली भेज दो। लेकिन एक कागज में 2 लाइन लिखते नहीं बना मायावती से, एक कागज में 2 लाइन ना लिखा। इसके बाद हम लोग बागी बने। बागी क्यों बने? कि आप पैसे में तरबतर रहिए, पैसे में शराबोर रहिए, और इस देश के दलित आपके हेलीकॉप्टर देख के अपनी इज्जत बचाए। मायावती नहीं मानी। और मुलायम सिंह जी से मैंने कहा, मुलायम सिंह जी से भी कहा कि मुलायम सिंह जी समाजवाद बचाइए और वोटर पेंशन पर संसद में बहस कराइए, जब इन्होंने मनमोहन सिंह सरकार को समर्थन दिया था। लेकिन मुलायम सिंह जी मुझसे मिले और मुलायम सिंह जी ने 50.5
60 समाजवादी पार्टी के नेताओं को भेजा, अनशन करने वालों को कहा कि आप लोग अनशन खत्म कर दीजिए, लखनऊ में हम संसद में बहस जरूर कराएंगे। लेकिन मुलायम सिंह जी ने आज तक वो वादा पूरा नहीं किया, आज तक पूरा नहीं किया। इसलिए मुलायम सिंह जी को मैं कहना चाहता हूं, राम मनोहर लोहिया की बात याद दिलाना चाहता हूं। राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि कोई 40 साल के पहले समाजवादी नहीं है तो समझो उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। कोई 40 साल की उम्र के पहले नीचे समाजवादी नहीं है तो लोहिया जी कहते थे कि उसके दिमाग में कोई कमी है। और कोई 60 साल के बाद भी समाजवादी बना रह जाए तब भी समझो कि उसके दिमाग में कोई गड़बड़ है। हाँ, बदल लेना चाहिए ना। इसलिए समाजवादी पार्टी समाजवाद नहीं चलाती, समाजवादी पार्टी समाजवाद नहीं चलाती और मायावती जी मनुवाद का विरोध भी नहीं करती। वो कहती है बहुजन हिताय के लिए सरकार में आई थी, जनता ने बहुजन हिताय के लिए भेजा और वो क्या करने लगी, सर्वजन हिताय। क्या करने लगी, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, हिरण्यम का हिताय और शेरम का भी हिताय। शेरम का हिताय, हिरण्यम का हिताय और चूहों का हिताय और बिल्लियों के भी हिताय। चूहों का हिताय, बिल्लियों का हिताय, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। मतलब कि मायावती रास्ते से भटक गई कि नहीं? और ऐसी स्थिति में उनको राजनीति से नीचे बैठा दिया जाना चाहिए कि नहीं? अब जब मुलायम सिंह समाजवादी नहीं रहे तो मुलायम सारे समाजवादियों को मुलायम सिंह की पार्टी छोड़ के इस वोटरशिप गठबंधन में शामिल हो जाना चाहिए कि नहीं? शामिल हो जाना चाहिए। जो वोटरशिप की बात करेगा हकीकत में वही देश पर राज करेगा। ये केवल नारा नहीं, ये आने वाले दिन की सच्चाई है। मैं थोड़ा सोनिया जी की तरफ चलूं। आप कहेंगे मुलायम सिंह मायावती के मोहल्ले में ही घूम रहे हो भाई। थोड़ा सोनिया जी के 10 जनपद पे ले चलो, मेरी कार तो रोज गुजरती है उनके सामने से। आप चलिए दिखाता हूं। जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे नेता थे, अगर उनको इत्र कहो तो इत्र तो नरसिंह राव ने सीसी पूरी खाली कर दी थी 97 में। 97 में नरसिंह राव ने जवाहरलाल नेहरू की समाजवादी आर्थिक नीतियों को छोड़ करके मनमोहन सिंह और नरसिंह राव ने पूंजीवादी आर्थिक नीतियां अपना लिया था। और आज माननीय सोनिया गांधी जी जिस कांग्रेस की अध्यक्षता कर रही हैं, वो क्या नेहरू के विचारों पर चल रही है कि देश में पूंजीवादियों के विचारों पर चल रही है? पूंजीवादियों के विचारों पर चल रही है। इसलिए माननीय सोनिया जी, हम ये कहना चाहते हैं कि सबकी आंखें पथरा गई हो, लेकिन ये वोटरशिप गठबंधन वालों की आंखें पथराती नहीं, ये ना पथराती, क्योंकि ये वो लोग हैं जो असाधारण लोग हैं। ये वोटरशिप गठबंधन की रैली में जो आता है, इस सभा में जो आता है, वो कोई साधारण इंसान नहीं होता। हो सकता है कि वो गरीब हो सकता है कि उसके पास खाने का ठिकाना ना हो सकता है उसके पास पहनने के लिए साफ कपड़े ना हो सकता है उसकी साइकिल पंचर हो और वो साइकिल में पंचर ना लगवा पा रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि इस रैली में आने वाले चाय पीते हो लेकिन केवल मेहमान आने पर। ऐसा भी हो सकता है कि इस रैली में आने वाले के लोगों के बच्चे दाल के लिए तब तक तरसते हैं जब तक घर में कोई मेहमान नहीं आता। ये मैं मानता हूं कि हमारी रैली में आने वाले लोग गरीब होते हैं, लेकिन मैं बता दूं सोनिया जी कि कांग्रेस में जितने दलाल हैं, उन दलालों से इनकी आत्मा बहुत ऊपर, बहुत ऊपर। इनके कपड़े ना देखना, इनके सूखे हुए चेहरे ना देखना, इनके चेहरे ना देखना। यहां पर रैली में आने वाला आदमी, एक एक आदमी चिंगारी है, चिंगारी। अगर इस चिंगारी को छेड़ा तो आग लग जाएगी सोनिया जी,
आग लग जाएगी। लेकिन सोनिया जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं आपके जो जनद्रोही आर्थिक नीतियां हैं उनका विरोध करूंगा, लेकिन मैं अन्ना हजारे जी जैसे लोगों का जो साजिश कर रहे हैं इस देश में, मैं उनका भी समर्थन नहीं करूंगा। समर्थन इसलिए नहीं करूंगा कि कल भारत की संसद में मुझे बुलाया गया है। जो लोकपाल पर कमेटी स्टैंडिंग कमेटी बिल बना रही है, उस कमेटी ने कल मुझे तलब किया है। मैं कल संसद में पेश हो रहा हूं और मैं वहां पर सारा काला चिट्ठा खोलने वाला हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत के जितने नेता हैं वो चाहते हैं कि ऐसा लोकपाल बनाया जाए जो सबके भ्रष्टाचार को तो रोके, लेकिन नेताओं के भ्रष्टाचार को बना रहने दे। इसी तरह हमारे देश में अन्ना हजारे की टीम है। अन्ना हजारे की टीम ये चाहती है कि देश के नेता भ्रष्टाचार ना करें, देश के अधिकारी भ्रष्टाचार ना करें, उनको जेल भेजा जाए, लेकिन इस देश में उद्योगपतियों को भ्रष्टाचार करने का अधिकार बना रहना चाहिए। उन्होंने जो जन लोकपाल विधेयक बनाया है उसमें तमाम कोशिश करके भी उस विधेयक के दायरे में उद्योगपतियों को लाने से अंतिम रूप से पूरी अन्ना टीम ने मना कर दिया। इसके बाद मैंने उनका विरोध करने का फैसला किया। इसके बाद विरोध किया हमने। अन्ना हजारे के अनशन के 1 महीने बाद मैंने 9 मई को राष्ट्रपति को लोकपाल का विधेयक दे दिया और कल मैं पेश हो रहा हूं। मैं सीबीआई जांच की मांग करूंगा कि जिस तरह से सारे टेलीविजन चैनल, सारे अखबार वालों ने जिस तरह प्रचार किया गया, उसके पीछे बड़ी साजिश है। मेरा तो इसमें पूरी तरह से मेरा आरोप है कि जो 2G घोटाले में, 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में 13 उद्योगपति फंसे हैं, उन्हीं 13 उद्योगपतियों ने टेलीविजन चैनल वालों को पैसा देके अन्ना हजारे के अनशन को इतना प्रचार किया और देश में हिंसा और कानून व्यवस्था बिगाड़ने की असफल कोशिश की। इस देश के लोग अगर इतने परिपक्व ना होते, इस देश का लोकतंत्र इतना परिपक्व ना होता, तो इस देश में मिस्र और लीबिया की तरह यहां खून खराबा हो रहा होता। मैं कल संसद की स्टैंडिंग कमेटी से मांग करूंगा कि इस आंदोलन के पीछे जो साजिश करने वाले लोग हैं उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और उनको राष्ट्रद्रोह के में आजीवन कारावास होनी चाहिए, चाहे वो अन्ना हजारे क्यों ना हो। मेरे भाइयों और बहनों, इस देश में वास्तव में नेताओं का भारी अकाल पड़ गया है। इस देश में जो धान है उनको दबा के मोथे दिल्ली निकल गए हैं और धान अपने गांव-गांव में नीचे दबे रहने के लिए मजबूर है। धान नीचे दब गए हैं और मोथे दिल्ली पहुंच गए हैं। धान नीचे दब गए हैं और मोथे लखनऊ पहुंच गए हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये वो वक्त है कि हमें आपस में जो मतभेद हैं, हमारे बीच जो खाई है, उसे भूल करके इस समय हमें एक होने का मौसम, एक होने का दिन आ गया है। हमें एक होना होगा। हम कहते हैं कि हमें एक नारा लगाएंगे कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। चाहे वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल वाले हो तब एक हैं, चाहे मौलिक अधिकार पार्टी वाले हो तब एक हैं, हम पिछड़ी जाति के हो तब एक हैं, लेकिन न्याय की लड़ाई में अगर हम अगली जाति के हैं तब भी हम एक हैं। हम न्याय के लिए एक महान्यायकारी गठबंधन बना रहे। इसलिए मैं तो यहां तक नारा लगाता हूं, मेरे नारे से लोग हैरत में रह जाते हैं। मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस के गरीब हमारे हैं, बीजेपी के गरीब हमारे हैं, मायावती के गरीब हमारे हैं, मुलायम सिंह के गरीब हमारे हैं। इसलिए इन सारे गरीबों को गोलबंद करके हम लोग प्रदेश की सरकार और देश की सरकार पर कब्जा करेंगे और कब्जा करके इन मोथों पर एक दवा छिड़केंगे, ये सारे मोथे जल जाएंगे और धान ऊपर आ जाएगा। ये धान ऊपर आ जाए।
इसलिए मेरे भाइयों, जब जब आपके बीच एकता को तोड़ने की कोई बात करे उसको रोकना। और मैं आगाह करना चाहता हूं, गठबंधन के मंच पर अभी भरत गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। मैं अपने कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि गठबंधन के मंच पर भविष्य में चाहे भरत गांधी हो, चाहे कोई भी पार्टी का अध्यक्ष हो, किसी भी व्यक्ति के नारे जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए जाएंगे। ये नारे केवल अपनी अपनी पार्टियों के मंच पर लगेंगे। गठबंधन के मंच पर केवल नारे बोले जाएंगे, लेकिन किसी व्यक्ति के जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए जाएंगे। यह नियम हमारे यहां लागू होगा। हमारे जो संचालक मंडली है, ध्यान रखे, भविष्य में गठबंधन के मंच पर न भरत गांधी जिंदाबाद होगा, न कोई जिंदाबाद होगा। ये पूरी तरह से पार्टियों के मंचों पर अपने अपने नेताओं का जिंदाबाद होगा, लेकिन गठबंधन का मंच केवल विचार का पक्ष देगा, केवल मिशन का पक्षपात करेगा, वो किसी का पक्षपात ना करेगा। मैं ऐसा इसलिए चाहता हूं कि इस देश में पार्टियों ने धोखा दिया। इस देश में कांग्रेस ने जनता को धोखा दी। यह कहा गया कि इस देश के अमीर हिंदू अगर शासक बनेंगे तो जनता को धोखा नहीं देंगे, लेकिन अमीर हिंदुओं की सरकार बनी और उन्होंने धोखा दिया। इसके बाद बात आई कि अगर पिछड़ी जातियों का सरकार बनेगी तो धोखा नहीं खाएगी जनता, लेकिन मुलायम सिंह जी, लालू जी, ये सारे शरद यादव और नीतीश कुमार ने पिछड़ी जातियों के गरीबों को भी धोखा दिया। इसके बाद बात आई कि अगर दलित जाति का प्रधानमंत्री बनेगा तो विश्वासघात जनता से नहीं करेगा, लेकिन जनता से विश्वासघात करने में मायावती का तो कोई बराबरी भी नहीं कर सकता, बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए अब हमने तय किया है कि मिशन की जिम्मेदारी होगी गठबंधन के ऊपर और सत्ता पाने की जिम्मेदारी होगी पार्टियों के ऊपर। पार्टियां सत्ता के लिए काम करेंगी, लेकिन मिशन, गठबंधन मिशन के लिए काम करेगा। और मिशन के पहरेदार अलग होंगे और पार्टियों के पहरेदार अलग होंगे। कुल मिलाकर के हम इस बात को मानने को कदापि तैयार नहीं है कि कोई नई पार्टी आ रही है वो विश्वासघात नहीं करेगी। मैं मानता हूं कि पार्टी विश्वासघात करेगी, पार्टी विश्वासघात जरूर करेगी, क्योंकि जनता के साथ भारत ही नहीं, पार्टी ने ब्रिटेन में विश्वासघात किया, फ्रांस में विश्वासघात किया, अमेरिका में विश्वासघात किया, ब्राजील में विश्वासघात किया। दुनिया के सारे देशों में जब पार्टियों ने विश्वासघात किया, अब भारत में 64 साल तक पार्टियों ने विश्वासघात किया, तो मैं यह कैसे मान लूं कि आज जो नई पार्टी बन रही है वो जनता के साथ विश्वासघात नहीं करेगी? वो करेगी। इसलिए अब मैंने तय किया है कि अब जिस तरह पार्टियों के संविधान होते थे उसी तरह अब गठबंधन का भी संविधान होगा, और जितना मिशन की जिम्मेदारी है वो गठबंधन के ऊपर रहेगी और पावर लेने की जिम्मेदारी पार्टी के ऊपर रहेगी। कुल मिलाकर के जो पार्टियां हैं वो मिशन को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करके सत्ता तक पहुंचेंगी, लेकिन पार्टियां मिशन को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करती ही हैं। मायावती ने किया, महात्मा गांधी ने किया, जवाहरलाल नेहरू ने किया, आडवाणी ने किया, इस देश में सब लोगों ने किया, जनता को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया, और जब मंजिल पर पहुंच गए तो सीढ़ी को नीचे गिरा दिया। सीढ़ी को इसलिए नीचे गिरा दिया कि दूसरा कोई न चढ़ जाए। इसलिए मैंने तय किया कि अब गठबंधन का लिखित संविधान होगा, और जो गठबंधन तो बनाते हैं, जो पार्टियां गठबंधन बनाती हैं लेकिन अपना लिखित संविधान की घोषणा नहीं करती, उन सारी पार्टियों का, उन गठबंधनों का विरोध पब्लिक में किया जाएगा, पब्लिक में किया जाएगा। क्योंकि जब पार्टियों का लिखित संविधान होता है तो यूपीए और एनडीए का लिखित संविधान क्यों नहीं है? इस छोटे से गठबंधन ने जब लिखित संविधान की घोषणा की तो आखिर ये सोनिया जी क्यों नहीं कर सकती, आडवाणी जी क्यों नहीं कर सकते? इनको भी अपने गठबंधन का संविधान घोषणा करनी पड़ेगी। इसके अलावा मेरे भाइयों और मेरे बहनों, मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि इस देश में जो लोग वोटरशिप की आवाज उठा रहे हैं, जितनी पार्टियां, उन लोगों को गठबंधन पर पूरी इज्जत के साथ हम बुलाना चाहते हैं और अपने सिर पर बिठाना चाहते हैं। मेरी आदत को समझो, लेकिन एक बात है, मैं किसी पार्टी को यह बात बर्दाश्त नहीं करूंगा कि वोटर पेंशन की बात तो उठाए, लेकिन एक ही चुनाव क्षेत्र से वोटर पेंशन पे काम करने वाली 10 पार्टियां 10 उम्मीदवार खड़ा करें तो वोटर पेंशन की जो जनता है उसकी ताकत टूट जाएगी कि बचेगी? तो हमारे जो वोटर पेंशन के समर्थक
उनका आदमी जीतेगा कि हारेगा? हारेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो भी पार्टी इस गठबंधन में काम नहीं करती, उन सभी पार्टियों के खिलाफ हम लोग काम करेंगे। इस गठबंधन का वो भी काम होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वोटरशिप की बात बहुत सारी पार्टियों ने इसलिए नहीं उठाया कि गरीबों को पेंशन मिले, इसलिए कि वो इस नाव में सवार हुए हैं। अमीरों ने भेजा है कि ये नाव जब मझधार में जाए, जब नदी को बीचों बीच गहराई में जाए, तब इसमें होल करके नाव को डुबो देना, नाव को डुबो देना। और मेरे जैसा आदमी नाविक है, भरत गांधी जैसा ही आदमी इस नाव का नाविक है, जिसकी आंखों को धोखा दे पाना किसी के लिए संभव नहीं है। मेरे भाइयों, जो वोटरशिप की बात करते हैं लेकिन वोटरशिप गठबंधन में शामिल होने के तैयार नहीं है, उन सब लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा और ये माना जाएगा कि वो सारी पार्टियां जनता को बेवकूफ बना रही हैं और इसलिए वोटर पेंशन की बात उठा रही है कि वो बड़ी पार्टियों से जो सत्ता में है उनसे पैसा इकट्ठा करें कि हमारे पास इतनी जनता है, पैसा लाओ तो समर्थन तुम्हें दिला दे। ये जनता को बेचने का काम कर रहे हैं, ये वोटर पेंशन दिलाने की बात नहीं कर रहे, ये दिला भी नहीं सकते। इसलिए वोटरशिप गठबंधन का दरवाजा सबके लिए खुला है और मैं चाहता हूं कि मेरे नीचे नहीं, मेरे सिर पर सब लोग बैठे, मेरे सिर पर। मैंने इतनी गुंजाइश बनाई है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपने चालाकी दिखाई तो उस चालाकी की दवा करना भी भरत गांधी को बखूबी आता है, बखूबी आता है। हम चालाकी एक ना चलने देंगे, एक ना चलने देंगे। गरीबों की सदियों सदियों से गुलामी, ये गुलामी खत्म करने का ये रथ चल पड़ा है, ये बुलडोजर चल पड़ा है। जो लोग इसके सामने आएंगे वो कुचल जाएंगे, सामने आने की कोशिश ना करना। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, वोटरों को पेंशन मिलनी चाहिए और संसद में 100 में से 60 कुर्सियां गरीबों के लिए रिजर्व होनी चाहिए, 36 कुर्सियां मोटरसाइकिल वालों को रिजर्व होनी चाहिए और आयकर देने वालों को केवल 4 कुर्सी मिलनी चाहिए। ऐसे 4 सांसद। ये जो समावेशी आरक्षण की नीति है, ये नीति जब तक ना अपनाई जाएगी तब तक चाहे किसी पार्टी की सरकार बन जाए, उस पार्टी पर अमीरों का दबदबा कायम होगा और वो सरकार केवल अमीरों के लिए काम करेगी, वो गरीबों के लिए काम ना करेगी। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आने वाले दिन में अगर ये संख्या हमारी बढ़ती जाएगी तो नेताओं पर दबाव पड़ेगा कि नहीं? दबाव पड़ेगा कि नहीं? आप ये जानते हैं कि अगर हिरन झुंड में हो तो शेर को हमला करने की हिम्मत नहीं पड़ती। शेर हिरन पर तभी हमला करता है जब कोई हिरन को अकेले में पाता है। ये जो अमीर हैं, दलितों के शेर, पिछड़ी जातियों के शेर, ऊंची जातियों के शेर, हिंदुओं के शेर, अमीर मुसलमानों के शेर, ये जो शेर हैं, इन शेरों के खिलाफ एक ही काम करिए मेरे भाई, मेरे बहनों, कि बहुत सारे गरीब भाइयों के पास पैसा नहीं है, वो लखनऊ दिल्ली तक नहीं आ पाते, लेकिन जब वोट देने का दिन आता है तो उस वोट देने के दिन में खूब थोक भाव में बूथ पे जाके वोट ठोक दीजिए। बस ये बटन दबा दीजिए, थोक में दबा दीजिए। जब इनको पता चलेगा कि हमारे तमाम लोग वोटर पेंशन पर बटन दबा रहे, तो इसके बाद इनके होश ठिकाने पर आ जाएंगे, ये होश ठिकाने पर आ जाएंगे। ये लोग कहते हैं कि अरे आपका एक सांसद विधायक जीत जाएगा गांधी जी तो क्या हो जाएगा। अरे भाई, मैं कहता हूं कि मुलायम सिंह जी, मायावती जी, आपके 150 जीतेंगे, एक और जीतेगा तो 151 हो जाएगा। अरे 150 और 151 में क्या अंतर है कोई अंतर? कुछ भी नहीं। लेकिन हमारा अगर एक जीतेगा, वोटर्स पार्टी का एक जीतेगा, तो जानते हो क्या होगा? ऐसे जैसे अपना एक बंद पड़ा इंजन में हैंडल मार दो और हैंडल निकाल दो, इंजन अपने आप चलता है। ये हैंडल लगेगा भाई, ये तो हैंडल लगेगा, हैंडल। अगर कोई सपा बसपा वाले बोले कि अरे एक जिता के क्या करोगे, उनसे कहना भाई अपना एक हरा दो, क्या करोगे तुम एक बढ़ा के, तुम एक बढ़ा के क्या करोगे? अरे जनता के भलाई का इंजन है, इस इंजन में हैंडल लगा दो।
एक बार हैंडल लगा दो, इंजन चल पड़े। और एक अगर जीतेगा तो देखना 5 साल में, आने वाले 5 साल दिन में जैसे भेड़े कूदती है ना एक ही जगह, ऐसे सारे सपा बसपा कांग्रेस बीजेपी वाले इसी गठबंधन के मंच पर दिखाई पड़ेंगे। सब भेड़ों की तरह कूद पड़ेंगे, सब आ जाएंगे। इसलिए आप लोग हिम्मत से काम लीजिए। मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं कि क्या आप लोगों को तकलीफ तो लखनऊ तक आने में बहुत हुई होगी। दूर दूर से आप लोग आए हैं, आप लोग एटा से आए हैं, अलीगढ़ से आए हैं, मेरठ से आए हैं, बुलंदशहर से आए हैं, अंबेडकर नगर फैजाबाद से आए हैं। आप लोग तो पूरे प्रदेश भर के कोने कोने से आए हैं, ये मैं जानता हूं। आप तकलीफ भी बहुत उठाए हैं, लेकिन एक बात बताइए कि क्या ये भविष्य में ये तकलीफ भविष्य में भी उठाने को तैयार हैं, या ये लड़ाई बेकार की लड़ाई है, छोड़ देना चाहते हैं? तैयार हैं? हाथ नीचे कर लीजिए। मैं आप लोगों से ही चाहता हूं कि मेरे भाइयों, मेरे बहनों, वोटर पेंशन लेने वाला ना बनिए, वोटर पेंशन दिलाने वाला बनिए, दिलाने वाला बनिए। अरे देने वाले का हाथ ऊपर होता है, लेने वाले का हाथ नीचे होता है। हाथ ऊपर करने वाला बनिए, नीचे हाथ करने वाला ना बनिए। वोटर पेंशन दिलाने का बात करिए। अरे आप दिलाओगे, आपको अपने आप मिल जाएगा, आपको अपने आप मिल जाएगा। लेकिन लोगों को समझाइए कि इस देश में अब एक नई क्रांति शुरू हुई है। इस देश की आर्थिक गुलामी को, सामाजिक गुलामी को खत्म करने का अब निर्णायक शंखनाद हो चुका है। और इसमें जो परिवार अपनी आहुति नहीं देता, जो परिवार अपना हिस्से का सहयोग नहीं देता, वास्तव में वो गलत काम करता है, समाज के लिए ठीक काम नहीं करता। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर आप लोग 10-10 आदमी अगली रैली में लेके आइए, केवल आप आइए, 9 आदमी और ले आइए, तो ये पूरी फील्ड भर जाएगी कि नहीं? भर जाएगी ना? तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि कितने लोग ये मानते हैं कि ये लड़ाई ठीक है और ये आगे बढ़ने चाहिए, और अगली रैली में हम का ढूंढ के 9 आदमी को जरूर लेके यहां आएंगे। वो लोग हाथ उठाए। बहुत बढ़िया। अगर आप लोग 9 आदमी लेके आए तो ये 2500 की भीड़ अगली बार कितनी हो जाएगी? 25,000। और जब 25,000 की भीड़ देखेंगे तो सारे लोगों के हाथ पांव फूल जाएंगे। इसी चुनाव में ही फैसला सामने आएगा, इसी इलेक्शन में फैसला सामने आएगा। यह नारा लगाया जाएगा कि सिंहासन खाली करो कि वोटर पेंशन वाले आते हैं। सिंहासन खाली करो, वोटर पेंशन वाले आते हैं, ये नारा लगाया जाएगा। और एक आदमी आज से तय कर लिए कि खाना पीना सबका हराम, खाना पीना हराम। जब तक 9 आदमी को तैयार नहीं कर लेंगे हर लोग, तब तक अब खाना पीना हराम रहेगा। जब तैयार कर लें तब बताएं। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वक्तव्य का विराम देता हूं। जय लखनऊ, जय उत्तर प्रदेश, जय भारत, जय जगत, जय वोटर, जय वोटरशिप। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वोटरशिप जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वोटरशिप गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वोटर पेंशन लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो। हर वोटर को पेंशन दो, वरना अपनी पेंशन लो। जो वोटर को नोट नहीं, दो नेता को वोट नहीं। वोटर पेंशन भीख नहीं, ये अधिकार हमारा है। भीख नहीं, अधिकार चाहिए, जीवन का आधार चाहिए। अर्थ गुलामी की जंजीरें तो डालना ठानी है। जिस वोटर का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। राजनीति का करो सुधार, जिससे जग का हो उद्धार। राजनीति का करो सुधार, जिससे जग का हो उद्धार। मशीन मजूरी सब में बांटो, अमीर गरीब की खाई बांटो। मशीन मजूरी सब में बांटो, अमीर गरीब की खाई बांटो। भारत देश में 100 में से 80 वोटर गरीब हैं। सच्चाई यह है, वो गरीब नहीं, गुलाम है। वोटरों की गुलामी खत्म करने का उपाय है वोटरशिप। बिना सरकारी नौकरी के आप ले सकते हैं वेतन और भत्ता, लेकिन कैसे? यह जानने के लिए देखें वोटरशिप क्या है।
सज्जनों को कैसे मिलेगी सत्ता, कैसे खत्म हो सकता है विषमता, भ्रष्टाचार, अपराध, आतंकवाद, गरीबी, बेरोजगारी और कैसे बच सकती है सभ्यता और संस्कृति, यह जानने के लिए देखें श्री भरत गांधी जी की वीडियो सीडी राजनीति सुधारो। वोटरों की गुलामी खत्म करने के लिए और राजनीति सुधारने का काम करने के लिए कहां से आएगा पैसा, ये जानने के लिए देखें भरत गांधी जी की वीडियो सीडी। आरडीआर क्या है? वीजा का कानून हाथ का कंगन है या हथकड़ी, गले का हार है या फांसी का फंदा, घर का घेरा है या जेल की दीवार, यह जानने के लिए देखें भरत गांधी जी की वीडियो सीडी वीजा तोड़ो दुनिया जोड़ो। ये धरती दुखों से भरी पड़ी है। धरती को दुख की आकाश गंगा से निकालकर सुख की आकाश गंगा में ले जाने वाले यान का नाम है विश्व परिवर्तन मिशन। इस यान में आप भी हो सकते हैं सवार, लेकिन कैसे, ये जानने के लिए देखें भरत गांधी जी की वीडियो सीडी। मिशन से कैसे जुड़ें? सफलता केवल मेहनत का परिणाम नहीं है, यह एक कला है। इसके पीछे एक विज्ञान है। यह कला सीखने और यह विज्ञान जानने के लिए देखें भरत गांधी जी की वीडियो सीडी सफलता की कला। राजनीति सुधारने के लिए भरत गांधी जी ने दिखाया है एक अनोखा रास्ता। उन्होंने विज्ञान से भी आगे जाकर प्रकृति के तमाम रहस्यों से उठाया है पर्दा और संसार को दी है एक दिव्य दृष्टि। ये सुपर साइंस देने वाले कौन हैं? उनका नाम है भरत गांधी। लेकिन भरत गांधी कौन हैं? इसकी विस्तृत जानकारी जानने के लिए देखें वीडियो सीडी भरत गांधी कौन है? क्या है आत्मा और परमात्मा? सारा संसार इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए बेचैन है। क्या है ये जगत? क्या है ये इंसान? कौन हूं मैं? ये सब जानने के लिए सुने ऑडियो सीडी भरत गांधी जी की। भरत गांधी के प्रवचन कठिन से कठिन बातों को सरल से सरल भाषा में समझने और समझाने के लिए सुने भरत गांधी के भाषण। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम, तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम फूल हर रंग के आज हर डाल से। फूल हर रंग के आज हर डाल से। नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जगा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन